Hello everyone. In this video lecture, today we are talking about the exceptions of Mendel's law of dominance. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस को हमने डिस्कस किया। हमने कहा कि when one pair of pure contrasting character are crossed, जब भी one pair of pure contrasting character को क्रॉस कराया जाएगा, let's suppose tall and doff, दोनों ही प्योर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हैं, टॉल का कॉन्ट्रास्ट डॉफ एंड दिस इज द प्योर करेक्टर। देन इन F1 जनरेशन, जब भी इनको क्रॉस कराया जाएगा तो F1 जनरेशन में इन दोनों में से ही कोई एक करेक्टर अपीयर होगा। तो हमने देखा था कि ये F1 है, दीज आर द P1, और ये टॉल एंड दिस इज डॉफ प्लांट। टॉल एंड डॉफ मटर के प्लांट के बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट अपीयर होगा जो हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड मीन्स जब किसी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले दोनों ही जीन अलग अलग हों, एक कैपिटल टी है तो दूसरा स्मॉल टी, तो इसको हाइब्रिड कहते हैं। अगर ये एक जैसे होते, जैसे इधर और इधर देखेंगे, तो इस कंडीशन को हम प्योर कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से ही कोई एक करेक्टर अपीयर होगा। मेंडल ने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये कंक्लूजन दिया था। ये मेंडल्स की फाइंडिंग्स थी। अधिकतर जगह ये फाइंडिंग्स बिल्कुल सही बैठती हैं, लेकिन कुछ केसेस में मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो जाता है। ये यह नहीं बता पाता कि भाई जब दो प्योर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर में क्रॉस कराया जाता है तो उन दोनों के अलावा कोई तीसरा करेक्टर क्यों अपीयर हो जाता है। तो ऐसी एक कंडीशन देखने को मिलती है मिराबिलिस ज़लापा नाम की प्लांट में। एक प्लांट है मिराबिलिस ज़लापा, जिसको हम कॉमनली कहते हैं 4 o'clock प्लांट। आप लोगों ने 4 o'clock प्लांट देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप गूगल कर लेंगे, या फिर इसी चैनल में मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है, एक शॉर्ट वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको मिराबिलिस ज़लापा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्लांट है। तो मिराबिलिस ज़लापा पर कार्ल कॉरेंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर भी किया था। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। तो इन कार्ल कॉरेंस ने दो मिराबिलिस ज़लापा के प्लांट लिए। इसमें से एक प्लांट वो था जिसमें रेड फ्लावर अपीयर होते हैं, प्लांट विथ रेड फ्लावर, और इसका कॉन्ट्रास्ट है फ्लावर विथ वाइट, प्लांट विथ वाइट फ्लावर, प्लांट विथ वाइट फ्लावर। इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराई है किसने? कार्ल कॉरेंस ने। और प्लांट कौन सा लिया है इन्होंने? मिराबिलिस ज़लापा, जिसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। अब रेड फ्लावर के लिए जो हम जीन लेंगे वो कैपिटल आर, एंड व्हाइट के लिए हम ले लेते हैं स्मॉल आर। और ये कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हैं। और मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों करेक्टर भी डोमिनेंट रिसेसिव में होने चाहिए। मीन्स इन दोनों में से एक करेक्टर डोमिनेंट और दूसरा करेक्टर रिसेसिव होना चाहिए। और जब इन दोनों प्लांट को हम क्रॉस कराएंगे तभी पता लगेगा कि इसमें डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है। क्योंकि मेंडल का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जब भी दो कॉन्ट्रास्टिंग प्योर करेक्टर के बीच में क्रॉसिंग कराई जाएगी तो जो भी करेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर होगा दैट इज द डोमिनेंट करेक्टर, और जो करेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर नहीं हो पाएगा उसे हम रिसेसिव करेक्टर कहेंगे। तो आइए देखते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा, हेयर R एंड R। और गैमेट हमेशा पेरेंटल जो क्रोमोसोम कंपोजिशन होगा उसका हाफ होगा, हैप्लॉइड होगा। यहाँ आपको 2 क्रोमोसोम है तो गैमेट में एक आ जाएगा। और दिस जनरेशन इज कॉल्ड P1 एंड दीज आर गैमेट्स। क्रॉस के रिजल्ट को शो करने के लिए हम स्क्वायर बनाते हैं, जिसे पॉपुलरली पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। इसे आर से पुनेट दिया था मेंडल के रिजल्ट को शो करने के लिए, और इसे हम चेकर बोर्ड भी कहते हैं। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल आर और कैपिटल आर। एक साइड की गैमेट हम इधर लिखेंगे, दूसरी साइड की गैमेट इधर, स्मॉल आर। क्लियर? अब यहाँ को जो जीनोटाइप अपीयर होगा दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। एट फर्स्ट ये सीट की फॉर्म में होंगे ना। ये हो गई आपकी F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन है। अब ये सीट की फॉर्म में होगा अभी तो, क्योंकि दो प्लांट के बीच में क्रॉस कराया गया है। तो क्रॉस कराने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो सीट के अंदर बंद रहेगा। जब सीट को शोन करेंगे, जब सीट को बोएंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
तो कार्ल कॉरेंस ने इन सीड्स को शोन किया, इनको बोया एज एक्सपेक्टेशन, जैसा एक्सपेक्टेशन थी मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग कि इन दोनों में से एक ही कोई फ्लावर अपीयर होगा। मतलब जो भी नया प्लांट बनेगा सीड को शोन करने के बाद उन प्लांट्स में या तो रेड फ्लावर लगेंगे और या व्हाइट फ्लावर लगेंगे। अगर रेड लगते तो रेड डोमिनेंट हो जाता और व्हाइट लगते तो व्हाइट डोमिनेंट हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली कार्ल कॉरेंस सीन दैट, उन्होंने देखा कि जितने भी इन प्लांट को शीन करने के बाद जो फूल आए वो किस तरह के आए, ऑल प्लांट विथ पिंक फ्लावर। इट मींस न तो रेड कलर अपीयर हो पाया और ना ही व्हाइट कलर अपीयर हो पाया। और रेड और व्हाइट के बीच का इंटरमीडिएट कैरेक्टर, आपने कभी ड्राइंग की होगी तो आपने देखा होगा रेड और व्हाइट को जब भी हम मिलाते हैं तो पिंक कलर बनता है। तो पिंक, इट मींस पिंक इज द इंटरमीडिएट कैरेक्टर बिटवीन रेड एंड व्हाइट, इंटरमीडिएट कलर बिटवीन रेड एंड व्हाइट हम ये कह सकते हैं। तो यहां को भी ऐसा ही देखने को मिला। तो जितने भी प्लांट इन सीड को ग्रो करने के बाद, इन सीड को शोन करने के बाद ग्रो हुए, उन सारे के सारे प्लांट्स में पिंक फ्लावर अपीयर होते हैं। इट मींस रेड और व्हाइट के बीच का एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर हो गया। और जब कभी भी इस तरह का देखने को हमें मिले कि न तो पेरेंटल ट्रेट डोमिनेंट हो और ना ही पेरेंटल ट्रेट रिसेसिव की तरह एक्ट करे, यहां को भी वही हुआ, ना पेरेंटल ट्रेट डोमिनेंट है ना ही पेरेंटल ट्रेट रिसेसिव है, बल्कि इन दोनों को क्रॉस करने के बाद इन दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो पिंक है वो F1 जनरेशन में अपीयर हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मींस जहां पर डोमिनेंस कंप्लीट नहीं हो पाई। क्लियर? तो इस कंडीशन को आप लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जानेंगे। तो इसमें सीधा सा लिखा भी है, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस नाइदर पेरेंटल ट्रेट इज डोमिनेंट, ना तो पेरेंटल ट्रेट डोमिनेंट है नॉर रिसेसिव, ना ही रिसेसिव है, बट लेकिन इंटरमीडिएट कैरेक्टर बिटवीन देम, लेकिन इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट कैरेक्टर अपीयर हो जाएगा कहां, बिटवीन देम इज अपीयर इन F1 जनरेशन। और इन दोनों के बीच का एक कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर अपीयर हो जाता है F1 जनरेशन में। तो इस तरह की डोमिनेंस को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ये मेंडल के फर्स्ट लॉ का पहला एक्सेप्शन है। ऐसा नहीं कि एक ही एक्सेप्शन है, इसके अलावा भी एक्सेप्शन है। और इसको ब्लेंडेड डोमिनेंस भी कहते हैं, ब्लेंडेड इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर आपको ब्लेंडेड हो गए, दोनों ही कैरेक्टर आपको मास्क हो गए हैं। क्लियर? तो पहला जो एक्सेप्शन है मेंडल के लॉ का, दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां को ना तो दोनों में से कोई भी पेरेंटल ट्रेट F1 जनरेशन में अपीयर नहीं होती, बल्कि उन दोनों के बीच का कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर हो जाता है। और ये हमें देखने को मिलता है मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट में। और इस प्लांट पर जो रिसर्च एक्टिविटी है वो की थी एक साइंटिस्ट है कार्ल कॉरेंस, नाम ध्यान रखिएगा। और ये कार्ल कॉरेंस वही साइंटिस्ट है जिन्होंने 1900 में मेंडल के नियम को रिडिस्कवर किया था। आप लोग जानते हैं कि 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के लॉ को रिडिस्कवर किया। अगर आप लोग जानते हैं तो आप कमेंट करेंगे। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।